नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। NCERT की पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसका आज हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं टॉपिक लेकर चल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या है? देखिए दोस्तों, जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र को बताने वाली जो रेखाएं होती है, उनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। इनको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएं, तो उन रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ये पढ़ा है, इससे जो लास्ट वीडियो हमने बनाया है वो विद्युत क्षेत्र पर बनाया है, और विद्युत क्षेत्र में हमने ये देखा था कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को रख देते हैं, किसी आवेश को रख देते हैं, तो वो एक बल का अनुभव करता है और उस बल के अनुदिश वो गति करता है। तो यहां पर भी हम यदि किसी विद्युत क्षेत्र में अति सूक्ष्म आवेश रख दें, अति सूक्ष्म आवेश रख दें, तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर बल लगाया जाता है, और वह जो आवेश है जिस पथ का अनुसरण करता है, जिस पथ के अकॉर्डिंग वो चलता है, उसको हम विद्युत क्षेत्र रेखा कह सकते हैं। बट जो वेल डिफाइंड डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर ही है कि वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम माइकल फेराडे ने बताया था। माइकल फेराडे ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को सर्वप्रथम ड्रॉ किया था। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण, और उसके साथ में विभिन्न निकायों के लिए हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को ड्रॉ भी यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा को। विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या? तो वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर वे काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, तो उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा कहा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक रेखा होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब इनके बारे में सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने इन काल्पनिक रेखाओं को सर्वप्रथम ड्रॉ किया था। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण यहां पर हम देख लेते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण। पहले आप इन गुणों को सुन लीजिए, फिर इनको हम एक एक करके समझेंगे भी
कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, जबकि हम आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों बंद वक्र के रूप में होती है, एक क्लोज लूप के रूप में होती है, जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, अर्थात एक बिंदु से चलेगी दूसरे बिंदु पर जाकर समाप्त हो जाएगी, जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में ऐसा नहीं होता, वो एक क्लोज लूप का निर्माण करती है। तो दोनों में ये मेजर डिफरेंस है। तो मैं पहला जो गुण है वो यहां पर रख रहा हूं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो खुले वक्र के रूप में होती है, खुले वक्र के रूप में होती है। ये एक बिंदु से चलेगी दूसरे बिंदु पर जाकर खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये कौन से बिंदु से चलती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये खुले वक्र के रूप में, ये खुले वक्र के रूप में होती है, ये खुले वक्र के रूप में होती है। दूसरा जो गुण है वो देख लीजिए, वो इसकी डेफिनेशन वाला ही गुण में यहां पर पुट कर रहा हूं कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। देखिए इसको आप समझेंगे कि जैसे ये हमारे पास में कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके इस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी। यह है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि कटान बिंदु पर, जहां पर प्रतिच्छेद होती है उस बिंदु पर, कटान बिंदु हम उसे कह रहे हैं, प्रतिच्छेद बिंदु भी आप कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, असंभव है। देखिए इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या है कि ये हमारे पास में जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉसिबल है? तो इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा कैसे संभव नहीं है? तो इस बिंदु पर इस रेखा के अकॉर्डिंग ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई और इस बिंदु पर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की दिशा आ गई। तो इस एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। पर्टिकुलर बिंदु पर सिर्फ विद्युत क्षेत्र का एक मान होगा तो उसकी दिशा भी एक ही होगी। जबकि ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, दो का प्रतिच्छेद हो रहा है तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी दो दो होगी, जो कि संभव नहीं है। तो कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकती। तो ये थी थर्ड प्रॉपर्टी कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती।
क्योंकि कटान बिंदु पर जहां से ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश पर जाकर खत्म होती है। धनावेश से बाहर निकलेगी और ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाएगी। ये धनावेश से बाहर निकलती है, धनावेश से बाहर निकलकर, धनावेश से बाहर निकलकर ऋणावेश पर खत्म होती है, ऋणावेश पर खत्म होती है। ऋणावेश पर खत्म हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? या धनावेश से प्रारंभ होगी, निकलेगी, अनंत पर जाकर खत्म हो जाएगी। तो हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि अनंत पर कोई ऋणावेश रखा हुआ है, वहां पर जाकर ये खत्म हो जाएगी। तो या ये धनावेश से निकलेगी, धनावेश से अनंत पर, या और क्या हो सकता है? अनंत से चलने वाली, अनंत से ऋणावेश पर समाप्त होती है, खत्म होती है। देखिए इस प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। क्या है कि जैसे ये हमारे पास में है कोई धनावेश, तो देखिए धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस धनावेश के पृष्ठ से बाहर निकलेगी। इस तरीके से ये बाहर निकलती है, ऐसे बाहर निकलती है। तो ये धनावेश के पृष्ठ से बाहर निकलेगी और हो सकता है ये ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाए, हो सकता है ये ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाए, और या ये अनंत की ओर जा रही है। तो यह है चौथी प्रॉपर्टी, धनावेश से बाहर निकलती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। तो जहां ऋणावेश है तो खत्म हो जाएगी, और ऋणावेश यदि नहीं है तो ये अनंत पर जाकर खत्म हो जाएगी, और अनंत से चलने वाली ऋणावेश पर जाकर खत्म होती है। अनंत से आने वाली ऋणावेश से या धनावेश से चलकर आने वाली ऋणावेश पर जाकर खत्म हो जाएगी। आप लोग ये ध्यान रखिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से बाहर निकल रही है, धनावेश के पृष्ठ से बाहर आ रही है और ऋणावेश के पृष्ठ पर प्रवेश कर रही है, ऋणावेश के पृष्ठ पर अंदर जा रही है। जैसे हम दिखा रहे हैं, एक्चुअल में ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। दोस्तों तो ये जो मैंने विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची है वो इसलिए खींची है कि आप समझ सकें कि धनावेश से चलने वाली ऋणावेश पर खत्म होती है, या ऋणावेश या वो अनंत पर जाकर खत्म होती है, या अनंत से चलने वाली ऋणावेश पर आकर खत्म होती है। अब देखिए कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो यकायक नहीं टूट सकती, एक सतत वक्र के रूप में होती है। देखो धनावेश से चलेगी तो ऋणावेश पर जाकर खत्म होगी, ये बीच में ऐसे नहीं टूट सकती, यकायक नहीं टूट सकती, अचानक नहीं टूट सकती, क्योंकि कटे हुए टूटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, जो कि ऐसा संभव नहीं है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ये सतत वक्र के रूप में होती है, ये सतत वक्र के रूप में होती है, वक्र के रूप में होती है। अर्थात इसका मतलब है कि ये यकायक नहीं टूट सकती, ये अचानक नहीं टूट सकती, क्योंकि टूटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, जो कि संभव नहीं है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए कि ये धातु कह सकते हैं, या आप इसके स्थान पर चालक वर्ड भी यूज में ले सकते हैं, या मैं यहां पर कह दूं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके ऊपर विभव का मान एक समान हो। समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है और लंबवत ही प्रवेश करती है, लंबवत बाहर निकलती है। देखो धनावेशित पृष्ठ है इनका, तो लंबवत उसके बाहर निकलती है या प्रवेश करती है। यदि वो ऋणावेशित पृष्ठ है तो वो उसमें प्रवेश करेगी। तो दोस्तों ये थी छठी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को भी आप लोग समझ लीजिए क्या है कि
जो धातु का पृष्ठ है वो यदि आवेशित पृष्ठ है तो उस पृष्ठ से ये लंबवत ही बाहर निकलती है और लंबवत ही प्रवेश करती है। धनावेशित पृष्ठ है तो लंबवत बाहर निकलेगी, ऋणावेशित पृष्ठ है तो लंबवत प्रवेश करेगी। तो दोस्तों ये थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण, कुछ प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको कुछ विशेष निकायों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचकर आप लोगों को बताने वाला हूं। कौन सी विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो हो सकती है और कौन सी कंडीशन में नहीं हो सकती। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के प्रारूप बना रहा हूं जो नहीं हो सकती। देखो, एक तो ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो खुले वक्र के रूप में होती है। एक ऐसे वक्र के रूप में होती है, खुले वक्र के रूप में होती है, तो ऐसे इसमें संभव नहीं है। अब जैसे ये हमारे पास में कोई पृष्ठ है और ये जैसे धनावेशित पृष्ठ है, एक ऐसा पृष्ठ है धनावेशित पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ के लंबवत ही बाहर निकलेगी। देखिए, इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास में पृष्ठ है तो इसके ठीक लंबवत दिशा में इससे 90 डिग्री के कोण पर ही बाहर निकलेगी। अब जैसे ऐसे बाहर नहीं निकल सी विद्युत क्षेत्र रेखा की, इस पृष्ठ से कुछ कोण के ऊपर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव चालक के लंबवत ही प्रवेश करती हैं और लंबवत ही बाहर निकलती है। तो ये वक्र भी गलत है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का वक्र नहीं है, ये सही है और ये विद्युत क्षेत्र रेखा का गलत वक्र है। ये ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं हो सकती। और मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जैसे ये हमारे पास में कोई धनावेश है, ये धनावेश है, यहां पर ये धनावेश है, ये धनावेश है। तो मैं इनको इस तरीके से दिखा दूं कि ये कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। तो दोस्तों, ऐसी क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉसिबल हैं? ये इधर इस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है? तो इसको आप गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस धनावेश में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है, इसमें से भी बाहर निकल रही है, लेकिन ये यहां पर जाकर इस धनावेश में प्रवेश कर रही है। ये इस धनावेश में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। जबकि यहां पर हमने लिखा है कि धनावेश से ये बाहर निकलती है और धनावेश से अनंत पर जाकर समाप्त हो सकती है, ऋणावेश पर समाप्त हो सकती है, लेकिन धनावेश पर समाप्त नहीं हो सकती। तो ये जो वक्र हमने दिखाए हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के, जो कि गलत हैं, सही नहीं है, ये डायग्राम भी गलत है दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है। अब जैसे मैं यहां पर एक ये धनावेश ले लेता हूं और एक ये ऋणावेश ले लेता हूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे होगी, धनावेश से निकल रही है, ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो रही है। मैंने यहां पर बीच में एक गैप दे दिया, ये एक स्पेस दे दिया, तो ऐसा भी संभव नहीं है। ये किसी बिंदु पर यकायक नहीं टूट सकती और टूटने के पीछे जो जहां पर ये खत्म होती है, ऋणावेश पर जाकर खत्म होती है, तो वहां पर टूट सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि चल रही है और बीच में से टूट गई फिर वापस स्टार्ट हो गई, ऐसा संभव नहीं है। यकायक नहीं टूट सकती, क्योंकि टूटे हुए भाग पर, क्योंकि ये सतत वक्र के रूप में होती है, लगातार वक्र होना चाहिए, कंटिन्यूअस वक्र होना चाहिए, क्योंकि टूटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, जो कि संभव नहीं है, असंभव है। अब मैं निकायों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को खींच रहा हूं, तो देखेंगे आप लोग दोस्तों। अब यहां पर हम विभिन्न विन्यासों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहे हैं। सबसे पहले जो विद्युत क्षेत्र रेखा में खींच रहा हूं वो देखिए, Q ग्रेटर देन 0 और Q लेस देन 0 के लिए। देखो, इसका मतलब समझिए, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Q ग्रेटर देन 0 के लिए और Q लेस देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। तो देखिए कैसे, Q ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि इस Q का मान 0 है, ये जो Q है वो धनावेश है। यदि इस आवेश का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये जो Q है वो धनावेश है। और Q लेस देन 0, इसका मतलब है कि ये जो Q है वो एक ऋणावेश है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमें एक धनावेश
और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा खींचनी है, विद्युत क्षेत्र रेखा को ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ये हमने ले लिया है धनावेश, और हम ये जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो धनावेशित पृष्ठ से बाहर निकलती है। ये हमारे पास में एक धनावेशित पृष्ठ है और उससे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है। तो इस तरीके से हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखा सकते हैं जो कि धनावेशित पृष्ठ से बाहर निकल रही है। तो ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखा ड्रॉ की है धनावेश के लिए। तो इस तरीके से होती है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इस पृष्ठ के ठीक लंबवत दिशा में बाहर निकलती है। फिर यदि मैं ऋणावेश की बात करूं तो ये हमारे पास में एक ऋणावेश है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सिमिलर तरीके की होगी, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो ऋणावेश के अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर ये प्रवेश करने वाली दिशा में होती है। इस तरीके से ये Q<0 के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं है दोस्तों। अब हम यहां पर किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निर्माण करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विद्युत द्विध्रुव है क्या, विद्युत द्विध्रुव क्या है, और फिर उसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं का निर्माण हम यहां पर देखेंगे। तो दूसरा जो पार्ट है वो है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होगी? सबसे पहले इस विद्युत द्विध्रुव क्या है इसको आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, दो आवेशों का निकाय होता है जिनका परिमाण समान और प्रकृति विपरीत होती है, तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, एक धनावेश होता है और उतने ही परिमाण का दूसरा ऋणावेश होता है, तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव जैसे HCl इसका एग्जाम्पल होता है, इसमें H+ और Cl- दोनों के जो केंद्र हैं वो अलग अलग होते हैं, इस तरीके से मौजूद होते हैं। इसका आवेश प्लस में, इसका आवेश माइनस में, दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है। परिमाण का मतलब है इनकी वैल्यू। तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन जितना धनावेश, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन जितना ऋणावेश होता है, तो दोनों पर आवेश का परिमाण समान, प्रकृति एक दूसरे के विपरीत। तो इससे यदि ये कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब यह है कि दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिनमें दोनों आवेशों का परिमाण समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है। मतलब कि एक जो आवेश है वो धनावेश होता है तो दूसरा जो आवेश है वो ऋणावेश होता है। हालांकि दोनों आवेशों का परिमाण है वो समान होता है। एक का मान यदि +Q है तो दूसरे आवेश का मान -Q होगा, और यदि दोनों आवेश कुछ दूरी पर उपस्थित होते हैं तो उस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यहां पर मैं विद्युत द्विध्रुव के लिए ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच रहा हूं। ये हमारे पास में दो आवेशों का समूह है और इसको हम विद्युत द्विध्रुव कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी और ऋणावेश पर जाकर ये खत्म हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से होती है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने दिखाई है, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं मौजूद रहती है। ये हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई है, इस तरीके से हम इनको इंगित कर सकते हैं। धनावेश से ये सारी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बाहर निकल रही है और ऋणावेश पर ये प्रवेश कर रही है। इस तरीके से ये इसके अंदर प्रवेश कर रही है। ये ऋणावेश के अंदर प्रवेश करेगी जबकि धनावेश से बाहर निकल रही है। तो ये किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए हमने विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई है। और आप लोग ये समझ लीजिए कि इसकी ये कहलाती अक्ष। अक्ष दोनों को मिलाने वाली जो अक्ष है, दोनों के मध्य बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। इसके जो निरक्षीय बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इधर, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे इधर, इस पर भी इधर, धनावेश से ऋणावेश की ओर उसकी डायरेक्शन होती है, उसकी मुख्य अक्ष के समांतर होती है, उसकी
अक्ष के समांतर ही इनकी डायरेक्शन होती है दोस्तों। तो ये था किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब यदि हम दो समान प्रकृति के आवेश ले लें, दोनों ही धनावेश ले लें या दोनों ही ऋणावेश ले लें, तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होगी वो अब यहां पर देख लीजिए। तीसरा जो डायग्राम है वह है दो समान धनावेशों के लिए, दो समान धनावेशों के लिए, दो समान धनावेश यदि हैं तो उनके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से खींची जा सकती है। यह हमारे पास में एक धनावेश है, यह हमारे पास में एक दूसरा धनावेश है और दोनों एक दूसरे के पास में रखे हुए हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से खींची जा सकती है देख लीजिए। देखिए यहां तक तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किसी धनावेश के कारण से खींची जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समान ही होती है। अब यहां पर हम जानते हैं कि कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर जाएगी, इस वाली इधर जाएगी और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। दोनों कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, प्रतिकर्षित करेगी। तत्पश्चात जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस तरीके से होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे होगी, इस तरीके से होगी। ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हम खींच सकते हैं, ऐसे खींची जा सकती है। और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इस तरीके से हम किसी दो समान आवेशों के निकाय के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच सकते हैं दोस्तों। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, इस बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह शून्य होगी। इसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, इसे उदासीन बिंदु कहा जाता है, इसे उदासीन बिंदु कहा जाता है दोस्तों। तो उदासीन बिंदु जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो उदासीन बिंदु कहलाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं जो हमें बार बार यूज में लेनी पड़ेगी। देखिए किस टाइप से हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं और यूज में लेते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं को समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लोग समझ लीजिए कि एक समान विद्युत क्षेत्र, तो एक समान विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए हम समांतर रेखाओं को इंगित करेंगे। ये जो एक समान समांतर रेखाएं हैं वो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा नियत। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी नियत है, परिमाण व दिशा नियत है, वह दिशा नियत को बता रही है। और यदि इस तरीके से हो ऐसे, तो यहां पर परिमाण तो समान है, परिमाण ई का परिमाण समान, परिमाण सबका समान है, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है, दिशा भिन्न भिन्न है। और यदि इस तरीके से होती है तो परिमाण और दिशा दोनों ही अलग अलग होती है। तो दोस्तों हम बार बार ये वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो यूज में लेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र का प्रयोग हम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये थी विद्युत क्षेत्र रेखाएं और मुझे उम्मीद है आपको विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।